जब भी लोग मेरे से सवाल करते हैं कि ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के सामने एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन स्कीम जैसा भी आप नाम देना चाहे वो एक अच्छा प्रोडक्ट है या नहीं, मेरे दिमाग में सवाल आता है कि लोग पूछ रहे हैं कि आलू के सामने आम अच्छा है या नहीं। नहीं नहीं, ना मैं आलू की बुराई कर रहा हूँ, ना मैं आम की बुराई, ना किसी की अच्छाई कर रहा हूँ, बट बेसिकली दो डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास और दोनों प्रोडक्ट्स आपको स्वाद देते हैं। लेकिन उनमें से अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है, इसका कैसे हम कैलकुलेशन करें या इसका कैसे हम नतीजा निकालें। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, मैं क्या करता हूँ, मैं अपना डेटा लेता हूँ, उसका एनालिसिस करता हूँ कि लास्ट जब भी सालों से मैं इनके अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी रिटर्न्स उसके हिसाब से क्या आई हैं और उसके बेस पे क्या मैं कोई निष्कर्ष या फिर कोई निर्णय ले सकता हूँ। आज के वीडियो में लास्ट 9 साल की मेरी एनपीएस की रिटर्न्स आपके साथ शेयर करूंगा और उसका कंपैरिजन करूंगा मैं साल दर साल ईपीएफ के साथ। अब कुछ यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इस वीडियो के अंदर जब मैं आपके साथ कवर कर रहा हूँ कि एनपीएस के रिटर्न कंपैरिजन में ईपीएफ के कैसे हैं, कुछ बातों को हमें यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जिसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईपीएफ के अंदर जो आपका पैसा कटता है, यानी कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है और आपका पैसा कटता है तो वो कटता है 12% ऑफ योर बेसिक। एक पैसा कटता है आपकी तरफ से, एम्प्लॉय की तरफ से, और एक पैसा कटता है एम्प्लॉयर की तरफ से, यानी कि 24% ऑफ योर सैलरी गोज इनटू 24% ऑफ योर बेसिक प्लस डीए गोज इनटू ईपीएफ। दूसरी तरफ अगर हम एनपीएस की बात करते हैं तो एनपीएस में अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको ये सुविधा दे रखी है कि आप एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट करें, तो प्राइवेट के अंदर 10% की लिमिट है और गवर्नमेंट के अंदर करंटली 14% की लिमिट है, यानी कि 14% ऑफ बेसिक प्लस ये आपका इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दो सबसे बड़ी डिफरेंस हमारे पास सबसे पहला आता है। दूसरा डिफरेंस हमारे पास आता है कि अगर हम ईपीएफ की बात करते हैं तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर जो भी पैसा आप आज जमा करा रहे हैं, उस सारे पैसे को आप निकाल पाएंगे जब आपकी रिटायरमेंट एज आ जाएगी। दूसरी तरफ एनपीएस की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे आपकी 60 ईयर्स की एज पहुंचने पे आप 60% ही पोर्टफोलियो निकाल सकते हैं, बाकी 40% को आपको वापस से इन्वेस्ट करके उसके अगेंस्ट आपको एन्युटी लेनी पड़ेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ईपीएफ के अंदर आपका खुद का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। बेसिकली जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है ईपीएफ के अंदर, उसको आप किस तरीके से वो पैसा इन्वेस्ट होता है या कैसे उस पैसे के ऊपर रिटर्न जनरेट होती है, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ एनपीएस के केस के अंदर आपके हाथ में पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है कि आप उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसकी कैसे रिटर्न बनाना चाहते हैं। आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में डालना चाहते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड में डालना चाहते हैं, आप ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में डालना चाहते हैं, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप इक्विटी में पैसा कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हाल फिलहाल में न्यूज आई थी कि ईपीएफ का पैसा भी गवर्नमेंट जो इक्विटी में डालती है उसका एक्सपोजर 20% तक बढ़ाने का सोच रही थी, बिकॉज डे बाय डे रिटर्न्स जो है वो जनरेट करनी वहां से मुश्किल हो रही हैं इस कारण से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टमेंट की क्या होती है, कि हम कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके हिसाब से हमारे पास क्या रिटर्न आ रही है। तो ये एटॉमिक हैबिट्स एक बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। उसका एक प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल नाम का ग्राफ है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ लिखा है कि आप जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है रिटर्न्स की, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है लीनियर, बेसिकली सीधा हमारा जहाज जो है ऐसे जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे इस तरीके से हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का भी अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका पैसा बढ़ता है। और यहाँ लिखा है वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, बेसिकली जब आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है और आपकी रिटर्न है कम, उस टाइम पे आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे वैल्यू ऑफ हैप्पीनेस है, लेकिन वो कहीं पे मार नहीं करता, क्योंकि जब लोग खुश होते हैं, जब लोग कंटेंट होते हैं कि मेरा पैसा बढ़ रहा है, उस टाइम पे कोई भी ज्यादा शोर नहीं मचाता है। अब मैंने आपको 3-4 पैरामीटर पहले बताए थे जिसके बेस पे मैं आज कंपैरिजन करने वाला हूँ एनपीएस और ईपीएफ का। लास्ट 9 साल की मेरी इन्वेस्टमेंट का क्या रिटर्न रहा है उसके बारे में हम कवर करेंगे। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ओवर द लास्ट 70 ईयर, 70 साल का जो डेटा है मैंने इंटरेस्ट समेत दे रखा है कि अगर ईपीएफ के अंदर हमारे पास साल दर साल क्या रिटर्न आती है। जैसे अभी न्यूज आई थी कि ईपीएफ की रिटर्न जो है लास्ट ईयर की वो कम हो गई है और कुछ सालों से कम ही हो रही है। पर जब मैंने लास्ट 70 ईयर्स का डेटा देखा, मैंने देखा कि शुरू के अंदर ईपीएफ की रिटर्न काफ़ी कम रही है, जो कि बढ़ते बढ़ते आज से करीबन 40-45 साल उस रेंज पे पहुंची है जहां पे आज है। तो 82 की अगर हम बात करते हैं, जो कि आज से करीबन 40 साल पहले है, तब 8.5 पौने 9% का था और वहां से इंटरेस्ट रेट बढ़ना स्टार्ट हुआ
और उसके बाद अब फिर से इंटरेस्ट रेट कम होना स्टार्ट हो गया है। सो फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता। इंटरेस्ट रेट ईपीएफओ का वेरिएबल रहता है, फिक्स नहीं रहता है, हर साल चेंज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपकी पहले की इन्वेस्टमेंट हो रखी हैं उसके ऊपर भी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस साल अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अनाउंस हुआ है वो 8.1% अनाउंस हुआ है, तो आपकी जितनी भी टोटल इन्वेस्टमेंट्स है उसके ऊपर 8.1% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ना कि उससे पहले का आपको 8.5% पहले वाला मिलता रहेगा। सो ये एक बात इंपॉर्टेंट बात है जो हमें देखनी चाहिए। एनपीएस के केस में क्या रिटर्न रहता है? एनपीएस कोई रिटर्न तो डिक्लेयर करती नहीं है। देयर इज नो सिंगल फॉर्मूला कि एनपीएस की गारंटीड इतनी रिटर्न आपको मिलेगी। एनपीएस की रिटर्न बहुत वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन आपका जो पैसा है वो किस तरीके से इन्वेस्ट हो रखा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को एक अलग तरीके की सुविधा मिलती है और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को एक अलग मिलती है, और इनके ऊपर मैंने अपने चैनल पर करीबन 25 वीडियो बना रखे हैं। आप ऊपर यहाँ पे क्लिक करके, आई बटन पे क्लिक करके वो सारे के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ लास्ट 3 साल की इन्वेस्टमेंट्स की, सो बेसिकली मैंने क्या किया, अब जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले एनपीएस के अंदर जो मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ और ईपीएफ में कर रहा हूँ, क्योंकि 24% और 14% मेरे लिए 10% है, वो अलग अलग वेरिएशन रहती है। तो मैंने ये लिया कि जितना पैसा मैं एनपीएस में डाल रहा हूँ, अगर वो पैसा मैंने उसी साल उतना ही ईपीएफ में डाला होता, जैसे अगर मैंने 10,000 रुपये डाल रहा हूँ मैं महीने के एनपीएस के अंदर, अगर वो मैंने 10,000 रुपये ईपीएफ में डाले होते तो मेरा पैसा कहाँ पे पहुंचता। ईपीएफ का मुझे मालूम है गारंटेड रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा, एनपीएस का मेरा क्या आ रहा था वो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो 3 साल के बाद अगर मैं देखता हूँ तो मेरा XIRR, मेरा फेवरेट फॉर्मूला, बेसिकली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या आता है, एनपीएस के थ्रू आता है 10.18% का। और मेरा जो कंपोजिशन था वो 3 साल का, शुरू के 3 साल में इक्विटी मैंने बहुत ही कम रखा था 20% का, कॉर्पोरेट बॉन्ड रखे थे 40% और गवर्नमेंट बॉन्ड रखे थे 40%। ये वो टाइम है जब कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड भी अच्छी रिटर्न दे रहे थे, और इसी कारण से मेरा पोर्टफोलियो जो है उसने ओवरऑल 10.18% की रिटर्न दी है। और आप देखेंगे यहाँ पे ब्लू लाइन जो है ये दिखा रही है एनपीएस की, और जो ऑरेंज लाइन है ये आपको दिखा रही है ईपीएफ बैलेंस की। तो ये दोनों बैलेंस में थोड़ा सा ही फर्क आपको नजर आ रहा है, लेकिन फर्क है। आने वाले सालों में इसका कैसे फर्क पड़ता है चलिए उसके ऊपर नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखेंगे यहाँ पे एकदम से पहाड़ ऊपर चढ़ा है। बेसिकली पहाड़ ऊपर इसलिए चढ़ा है कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली थी कि आप 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके उसके ऊपर आप 80 CCD 1B के अंदर एक्स्ट्रा रिबेट पा सकते हैं, और मैं उसका फायदा जरूर उठाता हूँ। 50,000 रुपीज आपको इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं करना चाहिए, 2 वीडियोस बना रखे हैं, अगेन ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। सो ये थे मेरे 3 साल की रिटर्न, जहां पे मेरे को XIRR मिला है 10.18% का। और जैसे मैंने पहले दिखाया था कि ईपीएफ की रिटर्न जो है काफी साल से 8.5-9% से, तो ऑफकोर्स ईपीएफ की रिटर्न को तो इसने बीट किया ही है। 6 साल की बात करते हैं, पहले मैंने 3 साल का पीरियड लिया, अब 6 साल का पीरियड लेता हूं, तो मेरी XIRR आई है 10.43%। आप देखेंगे यहाँ भी दोनों ऑलमोस्ट साथ चल रहे हैं, मगर ये जो अमाउंट है ये अमाउंट बढ़ता जाता है। और ये जो आप बड़े बड़े स्टेप्स नजर आ रहे हैं ये वही 50,000 रुपए के बड़े बड़े स्टेप्स हैं। हर साल मैं उनको इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं इन्वेस्ट करता हूँ उससे ज़्यादा मेरी सेविंग्स का जो पोर्टफोलियो वो बढ़ता जाता है। और ऑफकोर्स जब मेरे को रिटर्न मिलेगी तो मेरे को रिटर्न भी ऑफकोर्स धांसू मिलनी चाहिए। इक्विटी मैंने यहाँ पे 50% कर दिया था अपने पूरे पोर्टफोलियो के अंदर, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड का 25% कर दिया था। ये वो टाइम था जब मैं थोड़ा सा समझा था कि हाँ शायद मुझे इक्विटी के अंदर ज़्यादा एक्सपोजर लेना चाहिए। मैंने अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाया था, और बाय द एंड ऑफ 6 ईयर्स, ये स्टार्टिंग में नहीं कह रहा हूँ मैं, बाय द एंड ऑफ 6 ईयर्स मेरा इक्विटी का परसेंटेज मैंने 50 कर दिया था, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट बॉन्ड 25 रखा था, और मेरी XIRR 10.43% की आई थी। 7 साल के बाद, 1 साल के बाद लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने की, क्योंकि 7 साल के बाद क्या होता है, 2020 के अंदर मार्केट हुई थी थोड़ी सी क्रैश, और ये सारा का सारा डेटा जो आपको लास्ट वाला नजर आ रहा है यार 31 मार्च का, सो 20-22 मार्च के आसपास मार्केट जबरदस्त क्रैश हुई थी 2020 में। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। इनफैक्ट इधर तो हमारा जो 8वां साल, छठे से 7वां साल था वो बहुत ही अच्छा गया था। 7th ईयर वाज गोइंग एक्सट्रीमली वेल, और एकदम से पहाड़ टूटा। और इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर चार्ट को डाला है ये समझाने के लिए लोगों को कि एनपीएस में एक रिस्क फैक्टर ज्यादा है। आपको याद है इक्विटी मैंने किया हुआ था 50%, यहाँ पे मेरे पास जो XIRR वो सिर्फ और सिर्फ 1.8% रह गया था। आप इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए कि ये चीज है जहां से आपको पता लगता है कि रिस्क क्या इन्वॉल्व हो सकता है। यानी कि जो पैसा मैं लास्ट 7 साल से डाल रहा हूं उसका ओवरऑल रिटर्न कम होके सिर्फ और सिर्फ 1.88% रह गया था। अगर मैं इस टाइम पे मुझे सारा पैसा निकालना होता तो अच्छे से लग गई थी, यानी कि प्रॉब्लम आ गई थी। और उसको कैसे टैकल करना है इसको भी मैं वीडियो में आगे कवर करूंगा। इक्विटी यहाँ पे मेरा हो गया था 60%, कॉर्पोरेट 20% और गवर्नमेंट बॉन्ड 15%, और
ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में मैंने इन्वेस्ट किया था 5% का। इक्विटी मैंने इसके बाद बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अगर मार्केट गिरी हुई है तो यानी कि माल मिल रहा है सस्ते में, तो उसको उठा लेना चाहिए। और मैंने अपना इक्विटी पोर्टफोलियो बढ़ा के 60% कर दिया था। मेरी फाइनेंशियल नॉलेज और बढ़ रही थी यहाँ पे, और मुझे लगा मेरे पास काफ़ी साल है, मेरी अभी एज के हिसाब से मेरे पास काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, तो मैं रिस्क ले सकता हूँ और मैं उसके हिसाब से इन्वेस्ट यहाँ पे कर सकता हूँ। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं 8 साल की रिटर्न की। अब देखिए 7वें साल में हमने देखा कि ये क्रैश हुआ था, और 8वें साल में हमने देखे थे रिकवरी हुई थी। 7वें साल में आप देखेंगे कि मेरा पैसा नीचे चलते चलते एंड में मैंने देखा कि पैसा एकदम से ऊपर आ गया। एक्चुअली मैं पैसा तो यहीं पे रिकवर कर गया था 3-4 महीने बाद, मगर मैं ये लेके चलता हूँ कि आपको जो इंटरेस्ट है ईपीएफ वो एंड में देता है। तो यहाँ पे भी मैंने लास्ट में यानी कि मार्च के अंदर लिया है कि रिटर्न क्या आई है एनपीएस की, और आप देखेंगे एकदम से जो रॉकेट है ऊपर चला गया है, और जितना नीचे गया था उससे ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स ऊपर चला गया है एनपीएस का रॉकेट ईपीएफ के मुकाबले। और यहाँ पे मेरी रिटर्न 12.38% होगी। अब आप इस बात को भी ध्यान में रखिए कि इससे 1 साल पहले रिटर्न थी 1.88%, और इस साल है मेरी ओवरऑल पोर्टफोलियो के ऊपर जितना भी पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था उस सारे इसके सारे पैसे के ऊपर 12.38% की मेरे को रिटर्न मिली है, विच हैज बीन द मैक्सिमम रिटर्न आई हैव गॉट। एक्चुअली मेरे पास 14.5% की मैक्सिमम रिटर्न भी मुझे मिली हुई है, मगर एंड ईयर की बात कर रहा हूँ, बीच में फ्लक्चुएशन होती रहती है। अगर मैं इस टाइम पे अपना पैसा निकाल लेता तो 12.38% की मुझे रिटर्न मिलती। मैंने इक्विटी को रखा था 20%, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड में 20 इक्विटी को रखा था 60%, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट को 20% और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट से पैसा मैंने हटा दिया था। 9 ईयर की बात करते हैं, यानी कि पूरा का पूरा टाइम आज तक की अगर हम बात करते हैं 31 मार्च 2022 तक की बात करते हैं तो क्या रहा। और आप देखेंगे कि गैप जो है बढ़ना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मेरा जो XARR है वो 13.23% रहा लास्ट ईयर, और बढ़िया गया था, तो XARR 13.23% रहा है। और मेरा जो इन्वेस्टमेंट था, जैसे मैंने कहा, मैं बढ़ाई जा रहा था। इक्विटी मैंने कर दिया 75%, कॉर्पोरेट कर दिया 15% और गवर्नमेंट बॉन्ड कर दिया 10%। अब सवाल आएगा, सर आपका XARR एनपीएस के केस में तो आपने बता दिया 13.23% है, ईपीएफ के केस में क्या रहा। ईपीएफ के केस में आपको पता था इसी पैसे को मैं ईपीएफ में अगर इन्वेस्ट करता तो मेरे को मालूम था, शुरू के हमने स्क्रीन पे देखा था कि कितना कितना रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, और उसके हिसाब से ईपीएफ के ऊपर मेरा XARR बनता है 8.38%। आप देखिए अप्रोक्सीमेटली 5% का फर्क पड़ रहा है, 5% का फर्क पड़ रहा है ईपीएफ और एनपीएस के केस में। क्या सबको 75% कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जैसे मैं कहता हूं कि खाने के अंदर नमक स्वाद अनुसार होना चाहिए, ऐसी आपके पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्क अनुसार होनी चाहिए। जितना आप रिस्क ले सकते हैं उसके हिसाब से ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इट इज़ नॉट अ ब्लैंकेट रूल कि आप एक्सपैंड कर दीजिए। और जो मैंने शुरू में बात करी थी कि आपको जैसे 1.88% का झटका आया था, उससे आपको कैसे अपने आप को बचाना है, तो उसका तरीका सिंपल ये है कि जैसे जैसे आप रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे अपने इक्विटी पोर्टफोलियो को कम करना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको झटका ना लगे जब आप रिटायरमेंट के एज पे पहुंच गए हैं। लास्ट इसी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सारी की सारी मेरी रिटर्न्स लिखी हुई हैं कि ओवरऑल मुझे कितनी कितनी रिटर्न मुझे 3 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल में मिली। और इस स्क्रीन से आपको सारी की सारी वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ओवर द ईयर्स पोर्टफोलियो कैसा रहा है। B2B लेंडिंग प्लेटफॉर्म पे आप इन्वेस्ट करके अराउंड 11% का रिटर्न पा सकते हैं, और उसके लिए वीडियो यहाँ पे दिया गया है, उसको ज़रूर देखिए। और अगर आपको चैनल के वीडियो पसंद आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो लेके, तब तक बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।